डेली 7 बजे यहाँ पे एक वैन आती है। पाकिस्तान की पुलिस इस पर खामोश है। इन भिखारियों को वहाँ से बिल्कुल हटा देना नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान वेगिरेंस ऑर्डिनेंस 5 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस वालों ने इन लीडर्स को भी पकड़ा है जो इन बेगर्स माफिया के रिंग के लीडर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों को डेली वेजेस के ऊपर पैसे दिए जाते हैं और डेली वेजेस के ऊपर रिश्वत दी जाती है ताकि वो इन एक्टिविटीज को इग्नोर कर दें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन माफिया ग्रुप्स को सियासतदानों की हिमायत हासिल है, इसलिए ना सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस इस पर खामोश है। जब भी कभी इन लोगों के ऊपर रेड्स होती हैं तब पुलिस वहां पे टेक अवे फ्रॉम द सीन की स्ट्रेटजी अपनाती है, यानी भिखारियों को वहां से बिल्कुल हटा देना, यानी कोई ठोस कार्रवाई ना करना। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान वेगिरेंस ऑर्डिनेंस 1958 के मुताबिक भीख मंगवाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे भीख मांगने हुए पकड़े जाते हैं उनको तकरीबन 5 से 6 साल तक की सजा हो सकती है और 14,000 से 1,40,000 तक का जुर्माना हो सकता है। कानून तो मौजूद है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। लॉयर मोहम्मद तैयब के मुताबिक ज्यादातर भिखारी अगर पकड़े भी जाए तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जजेस भी ये देखते हैं कि बेसहारा लोगों की रहने की जगह भी बहुत कम है, इसलिए जब ये लोग छोड़ दिए जाते हैं तो दोबारा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि हम क्या करें, अगर हम उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं तो उनको रिहाई मिल जाती है और अगर फिर इनको रखें तो रखें कहाँ, इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि इन लोगों को रखा जाए। रावलपिंडी में सीनियर पुलिस ऑफिसर हारून याह्या ने कुछ यूं बोला है, ये काम इतना मुनाफा बख्श हो चुका है कि इन लोगों को 1 महीने की सजा या फिर जेल में डाल देना कोई मायने नहीं रखता। इसमें से ज्यादातर लोग अब ग्रुप बनाकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पुलिस ने कई बार इन लोगों के ग्रोह तोड़े हैं लेकिन कुछ वक्त बाद ये दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। काफी जगहों पर ऐसा होता है कि भिखारी पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द ही ऑपरेट करते हैं। अब समझने इतना खुला खेल है ये। कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी हुए हैं जिनके अंदर पुलिस वालों ने इन लीडर्स को भी पकड़ा है जो इन बेगर्स माफिया के रिंग के लीडर्स हैं, यानी जो पिरामिड की टॉप पर बैठते हैं। लेकिन ये बहुत कम हुआ है। सवाल ये है, क्या पुलिस इस मामले से अकेली निपट सकती है या फिर हमें सोसाइटी के लेवल पर भी कुछ करना होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए कुछ लोग इंटरव्यूज को पढ़ते हैं। कुछ लोगों की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है। एक इंसान जो इस पर रिसर्च कर रहा है उसका कुछ यूं कहना है, मैं पिछले 8 साल से मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारे पास 1 महीने के अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चों के केसेस आते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें यह पता चलता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे बेगर्स माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं। एक केस के अंदर ऐसा हुआ कि हमने 6 साल के बच्चे को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने उसे रिकवर किया। उस जगह से एक कराची के अंदर एक बिजी एरिया के ऊपर भीख मांग रहा था। उनके पेरेंट्स ने उसे 3 महीने पहले खो दिया था। जब हमने उसे पकड़ा तो उसके बाल काट दिए गए थे, उसके जिस्म पर डिफरेंट निशानात लगाए गए थे ताकि वो ज्यादा हमदर्द दिखे और वो इतना डरा हुआ था कि अपने पेरेंट्स तक का नाम नहीं बता रहा था। वहां पे एक दुकानदार का कहना है, मैं यहाँ 15 साल से दुकान चला रहा हूँ, डेली 7 बजे यहाँ पे एक वैन आती है और 10 से 12 भिखारियों को डेली यहाँ पे छोड़ जाती है। शाम को 8 बजे वही वैन उनको पिक करने आती है यहाँ से। ये भिखारी लोग हमारे कस्टमर्स को परेशान करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने चाहा पुलिस को बुलाऊं मगर मुझे ही धमकियां मिली हैं कि हम तुम्हें मार देंगे या फिर यहाँ से गायब करवा देंगे। एक भिखारी का कहना है जिसको रिकवर कर लिया गया था, उसने कुछ यूं बोला है कि मैं 3 साल से इस धंधे के अंदर शामिल था, मुझे डेली 500 रुपए तक का टारगेट दिया जाता था। अगर मैं टारगेट को पूरा नहीं करता था तो मुझे मारा जाता था और भूखा रखा जाता था। उसका यूं कहना है कि मेरे ग्रुप में 30 लोग हैं जिसमें बूढ़े, औरतें, बुजुर्ग और डिसेबल पर्सन भी थे। हमारा ठेकेदार बहुत पावरफुल पर्सन था, उसके ताल्लुकात करीबी पुलिस स्टेशन में थे और वहां के पॉलिटिकल पर्सन से भी थे। गया जब एक रेड लगी और मुझे कुछ एनजीओ ने पकड़ लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर ब्यूरो के डेटा के मुताबिक हम हर महीने 200 बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। इन बच्चों में से काफी के पेरेंट्स ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं
लेकिन काफी बच्चों के पेरेंट्स कभी नहीं मिलते, या तो वो ऑर्फन्स हैं या फिर वो अपने बच्चों को बेगर्स माफिया के पास बेच चुके होते। ये बच्चे बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं, इनको रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके होते हैं क्योंकि उनको ड्रग्स दी जाती है ताकि वो खामोश रहें। एक मेडिकल प्रोफेशनल का कहना है कि मैंने काफी बच्चों को रेस्क्यू किया है, उनका इलाज किया है। कई बच्चों के अंदर मेलन्यूट्रिशन के साइन होते हैं, यानी बच्चे काफी कमजोर हो चुके होते हैं। काफी बच्चों की तो इंजरीज होते हैं जो उनको जबरदस्ती दी जाती है। उनका बोलना है मैंने काफी केसेस देखे हैं जिनके अंदर बच्चों के हाथों को काट दिया जाता है या फिर परमानेंटली उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, उनको नाबीना किया जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके सर के इर्द गिर्द आयरन बैंड्स लगाए जाते हैं ताकि उनका स्कल छोटा हो जाए। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल अब्यूज नहीं है, ये टॉर्चर है और ये बच्चों को जिंदगी भर के लिए उनको डैमेज कर रहा है। ये कहानियां सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर रोज हजारों बच्चे और काफी लोग जो अभी न्यू जवान हो रहे होते हैं इस सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस बेगर्स माफिया का असर हमारी सोसाइटी की एहसास के ऊपर पड़ता है। हम डेली बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग, बहुत सारे माजूर लोग हम देखते हैं, हमें एहसास आता है, पर जब हम डेली बेसिस के ऊपर उनको देखते हैं हमारा एहसास कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम काफी बार उनको देखते हैं और बेहिस हो जाते हैं। इस वजह से वो भिखारी जो असल में जरूरतमंद है उनको हम कुछ नहीं दे पाते। उन जरूरतमंदों के लिए हमारे एहसास खत्म हो चुके होते हैं। लोग यही सोचते हैं कि हमारे मजहब के अंदर गरीब को पैसे देना सवाब है, इससे हमारी दुआएं कबूल हो रही है, हमें एक्स्ट्रा सवाब मिल रहा है। लेकिन असल में ये जानना जरूरी है कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। क्या ये पैसे असली जरूरतमंदों के हाथ में जा रहे हैं या फिर एक धंधे को सपोर्ट किया जा रहा है। बेगर्स माफिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता है। देखा जाए अगर एक पेरेंट्स भीख मांगते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि हमारे बच्चे भी भिखारी बने, उनसे हमें पैसे मिले, या फिर वो अपने बच्चों को रेंट पर देते हैं जिनसे उन बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाता है। और ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे इस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बेगर्स माफिया अक्सर किसी दूसरे क्राइम्स में भी जुड़े होते हैं जिसके अंदर किडनैपिंग हो गई या फिर ड्रग्स को सपोर्ट करना हो गया। एक सर्वे के मुताबिक 78% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ये मानती है कि भीख मांगना एक सोशल इविल है, लेकिन सिर्फ 23% लोगों को ये पता है कि आखिर इन भीख मांगने के पीछे स्टोरी क्या है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग जरूरतमंदों को पैसे नहीं देते। फिर इतनी बार जब भिखारियों को देखा जाता है तो एहसास खत्म हो चुका होता है। जैसे मैंने वीडियो के पहले पार्ट में कहा, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये होता है कि जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं हो पाती, क्योंकि काफी बार दिन के अंदर जब हम इन भिखारियों को देखते हैं तो हमारे एहसास मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाते हैं। हम इन जरूरतमंद लोगों को भी शक की नजर से देखते हैं और देखते ही देखते हम जरूरतमंद लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं या फिर हम नजरें कतराते हैं। जो बच्चे इन गैंग्स के अंदर या इन माफिया ग्रुप्स के अंदर परवान चढ़ते हैं तो उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं होता। बेसिकली या वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या फिर किसी क्राइम के अंदर मुलविस पाते हैं या फिर उनकी पूरी जिंदगी भीख मांगने के अंदर ही गुजर जाती। क्योंकि देखा जाए कि जहाँ पे बेगर्स ज्यादा होते हैं कि उस इलाके के अंदर चोरी या फिर स्नैचिंग एक आम होती। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जिस इलाके के अंदर बेगर्स ज्यादा होते हैं उन इलाकों के अंदर चोरी ज्यादा होती है, स्नैचिंग ज्यादा होती है, लोग इनसिक्योर फील करते हैं और उन इलाकों के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। हम सब इस प्रॉब्लम के अंदर मुलविस हैं। हम सब का फर्ज बनता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो इजीली आप ले सकते हैं। किसी भी भिखारी को डायरेक्ट कैश देने से बचें। हाँ, अगर उनको भूख लगी है तो आप उनको खाना लेकर दे सकते हैं। अगर आप वाकई में ही पैसे देना चाहते हैं किसी जरूरतमंद लोगों को तो पहले वेरीफाई करें या फिर अपने पड़ोसियों के अंदर उन लोगों को ढूंढें जो वाकई में जरूरतमंद हैं, फिर उनकी सपोर्ट कीजिए। जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं उनको नोट करें। अगर आपने कभी देखा है कि कभी कोई भिखारियों को ड्रॉप कर रहा है या फिर पिक कर रहा है या फिर इन भिखारियों से पैसा कलेक्ट कर रहा है तो उसी वक्त
1121 पे कॉल करें, अवेयरनेस को फैलाएं अपने दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, सबको भिखारियों को पैसे ना देने के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। सोशल मीडिया के ऊपर हम डेली काफी चीजें शेयर करते हैं। इस अवेयरनेस को शेयर करना हमारी इक़्तिदारी जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर कंसर्न लेंगे उतना ही सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। लोकल एनजीओज को, उन वेरीफाइड एनजीओज को जो वाकई में बच्चों को रिहेबिलिटेट कर रही है, उनको सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, वॉलंटियर वर्क करें। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, अपने सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। वो बंदे जो आपके इलाकों से वोट लेने आते हैं, उनसे कहें कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। अगर आपको लगता है कि भीख देना सवाब है, तो जरा सोचें कि आप भीख दे किसको रहे हैं। क्या आप असली जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे सिस्टम को फ्यूल कर रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हर बच्चा, हर इंसान इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का हकदार है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इस्तेमाल होने के लिए पैदा नहीं हुआ। बेगर्स माफिया पाकिस्तान की हिस्ट्री या पाकिस्तान के फैक्टर्स के ऊपर एक डार्क रियलिटी है। हम सबको इसको सॉल्व करने की जरूरत है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। और याद रखें, हमदर्दी का मतलब ये नहीं होता कि हम अंधे हो जाए। असली हमदर्दी तब है जब हम सही तरीके से किसी की मदद करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उन लोगों से शेयर करें जो भीख देना सवाब समझते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।